तो दिस इज अ ब्रीफ ग्लैंस एट द पेपर पैटर्न ऑफ द 11th कैम्ब्रिज पेपर, जो मैथ्स का पेपर तुम दोगे 11th ग्रेड में। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोग को ये बताया था कि यू विल हैव टू पेपर्स। ठीक है, ग्रेड 9 तक ऐसा होता था कि ग्रेड 9 तक तुम लोग जो है वो सिर्फ एक ही पेपर देते थे। अब ये होगा कि मोस्ट प्रोबेबली असेसमेंट तो तुम्हारा एक ही होगा, लेकिन मिड ईयर का पेपर और जो तुम्हारा एंड ऑफ ईयर का पेपर होगा, उसमें तुम्हें दो दो पेपर देने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के तकरीबन। उसमें तुम्हारा पेपर 1 और पेपर 2 होगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में तुम्हारे पास और भी पेपर्स होते हैं, वो इंशाल्लाह जब तुम्हारा जो उनकी क्लास होगी तो वो तुम्हें टीचर बता देंगी। मैथ्स में यू हैव टू गिव टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, और पेपर 1 में यू हैव 25 क्वेश्चंस। पेपर 1 इज ऑफ 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का पेपर 1 है। इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, यू डोंट, कहते हैं यू आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर, तुम्हें सारी कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टाइम टॉपिक्स किए थे, जैसे कांग्रेंस और सिमिलैरिटी हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, और मेंटल मैथ्स हो गई, एवरीडे मैथ्स। तो इस तरह के टॉपिक्स जो है ना वो आपके पास पेपर 1 में आते हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं, और तुम्हारे पास जो टाइम होता है वो होता है 2 आवर्स का। तुम्हें 2 घंटे में ये 25 क्वेश्चंस करने हैं विदाउट कैलकुलेटर, और ये 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है। पेपर 2 जो है वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। पेपर 2 में जो है वो 100 मार्क्स का होता है पेपर 2, और द टाइम लिमिट इज 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। पेपर 2 हैज अप्रोक्सीमेटली 11 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का मतलब है द क्वेश्चंस आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब है कि एक अगर जो है वो उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ले लिया, तो उसके साथ एक पार्ट अलजेब्रा का भी दे देंगे, एक पार्ट बेयरिंग दे देंगे, एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री दे देंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें ज्यादा पार्ट्स होते हैं और टॉपिक्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक से आएगा, उसमें ये एम्बेडेड कर देते हैं, 2-3 टॉपिक्स को एक साथ मिला देते हैं, और इस तरह ये 11 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन तुम्हें बना के देंगे, जो कि तुम्हें 2 आवर्स और 30 मिनट्स में करने होंगे। इसके 100 मार्क्स हैं। इसमें यू आर यूज टू, इसमें आप जो है वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, यू आर अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर। अच्छा, अब ये जो 50% वाली बात है, इसमें ये होता है कि दोनों पेपर्स की जो वेटेज है ना वो 50% है। ठीक है, पेपर 1 की वेटेज भी 50% है, पेपर 2 की वेटेज भी 50% है। देखने में ये लग रहा है कि तुम्हारे टोटल मार्क्स जो है वो 180 बन रहे हैं, क्योंकि ये 100 मार्क्स हो गए और ये 80 मार्क्स हो गए, तो ये 180 हो गए। लेकिन वैसे तुम्हारे जो टोटल होते हैं वो 200 होता है। इसका मतलब है कि इनको यहाँ 80 मार्क्स को जो है वो 100 पे स्केल अप करना पड़ेगा, और फिर इसका 50% ले लेंगे, इसका 50% ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो तुम्हारे 200 में से मार्क्स आ जाएंगे। तुम्हारे ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेड थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। अगर तुम्हें ए स्टेरिक चाहिए जो कि हाईएस्ट ग्रेड है, तो कम से कम तुम्हें जो है वो मतलब 190 स्कोर करना पड़ता है, मोर देन 190। इस तरह तुम जो स्कोर करते हो तो फिर तुम्हारा ए स्टेरिक बनता है। लेकिन ये हर साल चेंज होता रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर। इफ द पेपर इज इजी, थ्रेशोल्ड जो है वो ऊपर चला जाता है। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, तो थ्रेशोल्ड थोड़ा नीचे आ जाता है। अगर तुम्हारा पेपर मैथ्स का डिफिकल्ट है, तो मे बी पॉसिबल कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड 185 पे आ जाए, स्टेरिक का 183 पे आ जाए, इस तरह। ठीक है, तो ये हर साल चेंज होता रहता है, तो कोई इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो दीज वर द टू पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2। मिड ईयर का पेपर भी इंशाल्लाह तुम लोग जो दोगे उसमें यही होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा, और एंड ऑफ ईयर में भी अब पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो अब जो है वो तुम्हें दो दो पेपर देने पड़ेंगे, जिसका मतलब है कि तुम्हारी जो है वो मेहनत और जो है वो डबल हो गई। इसके अलावा कोड तुम लोग को याद ही हो गया अब तक, माशाल्लाह 4024 कोड है। इसका जो एग्जामिनेशन सीरीज है, ये जून में भी पेपर होते हैं और नवंबर में भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जून वाली सीरीज में, तो हम लोग जून में पेपर देते हैं। बस ये सिलेबस मैंने लास्ट टाइम तुम लोग के साथ शेयर किया था। इस डॉक्यूमेंट में वी हैव ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, वी विल बी लुकिंग एट द टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 10। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 3 टॉपिक्स इन टर्म 1 एंड देयर आर 4 टॉपिक्स इन टर्म 2। टर्म 1 में वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लास्ट टाइम वी डिड ट्रिग्नोमेट्री, बट वी सर ओनली डिड द ट्रिग्नोमेट्री बेसिक अभी 9 में भी ट्रिग्नोमेट्री। तो पढ़े, हाँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। लेकिन सर हमने ट्रायंगल्स पढ़े थे ना। हाँ हाँ हाँ, यही चीज बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, मतलब वी ओनली कवर द राइट एंगल ट्रायंगल्स, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे और जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। दिस टाइम वी विल बी कवरिंग नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें साइन लॉ कोसाइन लॉ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई और ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो इंशाल्लाह फर्दर ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स की लेंथ और एरियाज और एंगल्स कैसे निकालते हैं, ये हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में सीखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू एंगल्स एंड सर्कल थ्योरम्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको काफी सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। ये बेसिकली थ्योरम्स हैं, ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं
जो कि हमें पहले समझने पड़ेंगे, फिर वो अप्लाई करके क्वेश्चन में जो है वो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। देन द लास्ट टॉपिक इज ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ये जो ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस है ना, ये तुमने फिजिक्स में जो है वो तुम्हें याद होगा कि तुमने स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स वगैरह किए होंगे। तो मैथ्स में भी बिल्कुल इसी तरह की एक चीज है कि तुम्हें यूँ बताया जाएगा कि एक कार ट्रेवल कर रही है और उसकी इतनी स्पीड है और उसने यहाँ जो है वो रुकी है और वो यहाँ एक्सेलरेट हुई है। इस तरह की चीजें जो है वो इनमें हम ग्राफ्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इंशाल्लाह डील करेंगे। इसमें ये होगा कि ग्राफ्स आपको दिया जाएगा, उस ग्राफ को आपको रीड करके कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेंगे, कुछ आंसर्स देने पड़ेंगे। तो जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो ये टॉपिक भी इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। ये मेनली हम कोशिश करेंगे कि पास पेपर से कवर कर लें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम बुक से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मुझसे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स पूछ रहे हो तो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर 8। D3 का जो चैप्टर नंबर 8 है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास बेयरिंग है, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है वो एंगल और सर्कल थ्योरम्स वगैरह हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे ये 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और फिर ये जो ग्राफ एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस है इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दैट विद पास पेपर। उससे पास पेपर से वर्कशीट बना लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। टॉकिंग अबाउट टर्म टू में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल ग्रुप डाटा है, ये स्टैटिक्स है। इसमें मीन मीडियन मोड, शायद तुम लोग को याद हो कि हमने क्लास 8 में किया था मीन मीडियन मोड, तो वो वाला टॉपिक इसमें आता है। पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस फाइनेंस, इट इज ऑल अबाउट एवरीडे मैथ्स, ठीक है। ये एवरीडे मैथ्स है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, और जो है वो प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा एवरीडे मैथ्स में हम ये वाली चीजें कवर करेंगे। स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स में आपको पता है वो हिस्टोग्राम्स आते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, वो बनाना, ये सारा टॉपिक जो है वो उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड देन इन द लास्ट वी विल बी डूइंग सिमेट्री। सिमेट्री में हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है थोड़ी सी, जिसमें हमारे पास जो है वो लाइन सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री है। तो ये वाला टॉपिक भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें भी जो है वो हम लोग पास पेपर से कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें। तो वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टाइम। जितना हमारे पास टाइम होगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को पिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस पिक करें जो एम्बेडेड हो, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो होपफुली 9 के मुकाबले में थोड़े से टॉपिक्स कम है, लेकिन ये टॉपिक्स थोड़े से हमें डिटेल में करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे चल के देखो तुम्हें ये टॉपिक्स दोबारा नजर नहीं आ रहे। तो यू हैव टू कवर देम इन ग्रेड 10 बड़ी अच्छी तरीके से। दूसरा ये कि हमारे पास टाइम का थोड़ा इशू है, टाइम कम है, तो इसी वजह से हमने टॉपिक्स भी थोड़े कम रखे हैं, ठीक है। हेडिंग यही डालना है, ठीक है। मैथमेटिक्स 4024 EOY पेपर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। वी आर जस्ट डूइंग एज रीइंफोर्समेंट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर पेपर। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको 9 के पेपर में भी मिलेंगे, 10 के पेपर में भी मिलेंगे, 11 के, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट एंड वी वांट देम टू बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। इसलिए मैं ये क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज this topic is important. You have to understand what are quadratic equations, किस तरह quadratic equations बनती हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि solve का मतलब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि अगर मैं कहता हूँ कि quadratic equation को solve करना है तो solve का क्या मतलब था? किसी को solve का मतलब याद है? सर सिंपलेस्ट फॉर्म। सॉल्व का क्या मतलब था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सॉल्व में क्या होता है, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसका मतलब होता है कि हमें जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये तुमसे कहता है कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू तुम्हें नजर आ रहा है क्योंकि ये इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि तुम्हें हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है। अगर वो तुमसे कहता है कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको अपनी मर्जी का कोई भी मेथड आप चूज कर लो, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें एच के 2 आंसर्स आएंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। मेथड इसको सॉल्व करने के हमने वो भी क्लास 9 में डिस्कस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट और जो है वो पॉपुलर फॉर्मूला जो था, इसका फॉर्मूला मेथड था। तो हम इसको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करते हैं। कभी कभार फैक्टराइजेशन से कर लेते थे, फैक्टर्स बना के मिडिल टर्म वाले, ठीक है। लेकिन हम ज्यादातर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी यूज फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में भी हम फॉर्मूले के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसने हमें फर्स्ट पार्ट में नहीं बोला कि सॉल्व करो, उसने हमें सिर्फ बोला शो, ठीक है। अब इसका मतलब मैं बताता हूं कि ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में उसने स्टार्ट में हमें एक फिगर बना के दी हुई है, और इफ वी लुक क्लोजली एट द फिगर, दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस स्क्वायर इज टेलिंग अस दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड यू नो दैट व्हेनेवर अ राइट एंगल ट्राइंगल कम्स,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी लेबल द साइड। 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती थी, हाइपोटेन्यूज। वी ऑल्सो हमेशा इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते थे। एंड सिंस दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि तो ये परपेंडिकुलर हो जाती थी, जो साइड स्ट्रेट अपवर्ड खड़ी होती थी इसको हम परपेंडिकुलर कहते थे, और ये जो साइड ग्राउंड पे होती थी इसको हम बेस कहते थे। सबसे पहले तो हमने इसी काम से स्टार्ट किया कि वी लेबल्ड आवर राइट एंगल ट्राइंगल एज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन। The question says that a right angle triangle has a base that is 7 centimeter longer than its height. Longer than means more than, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, height से ज्यादा है। What is the height? If the height is h, तो what does this mean? 7 centimeter longer than height. Longer में क्या होगा, कौन सा H plus मैथमेटिकल 7. ऑपरेशन प्लस, तो इसका मतलब इसकी बेस क्या हो जाएगी, द बेस विल बी लॉन्गर, तो मीन्स h प्लस 7। ये चीज समझने वाली थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में उसने हमें बोला था कि बेस इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स हाइट। इफ द हाइट इज h, द बेस विल बी h प्लस 7। ठीक है, तो ये चीज आपको सबसे पहले लिखनी थी। आपने जब ये चीज लिख ली तो उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 23 सेंटीमीटर। यू हैव टू शो, you have to form this equation using this data which is given in the question. You have to make this equation. ये कह रहा है show that h satisfies the equation। इसका मतलब होता है कि आपको ये इक्वेशन बनानी है, आपको शो करना है कि ये इक्वेशन बन रही है। तो मुझे सिंस आई नो दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सा जो है वो थ्योरम यूज करते हैं हम लोग, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वी विल यूज दिस थ्योरम टू फॉर्म दिस इक्वेशन। वी हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, वी हैव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, we have the value of base, we just have to put the values and we have to simplify it to form this equation। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर जो है मैं हाइपोटेन्यूज की वो लिख देता हूँ वैल्यू। द हाइपोटेन्यूज इज 23, तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह 23 लिखा, एंड देन 23 सिंस देयर इज अ स्क्वायर, तो मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज h, सो आई विल जस्ट राइट h स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो h का स्क्वायर हो गया। एंड देन देयर इज अ पॉजिटिव साइन, सो आई विल राइट पॉजिटिव। And what is the value of base? The value of base is h plus 7. So I will write in brackets h plus 7 whole square. ये तो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी इन पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, चलो अब मुझे बताओ जल्दी से, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस h plus 7? ये h plus 7 को कैसे सिंप्लीफाई करूं, ये क्या चीज है, तो कैसे Sir, ओपन a करूं? square plus 2ab plus b square. जबरदस्त, तो इसको मैं थ्रू आइडेंटिटी ओपन करूंगा। ठीक है, इसको कभी भी ऐसे नहीं करना h स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी। ये जो मैथ्स में हमने आइडेंटिटीज की थी उससे ओपन होगा। अच्छा, व्हाट इज ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 का, जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बताओ 23 का स्क्वायर क्या आ रहा है। Sir, 529. तो 23 529 आ गया, तो यू विल राइट 529, यहाँ 29 लिख लिया जल्दी से, एंड देन इक्वल्स टू अगेन दिस इज h स्क्वायर, और फिर इसको आइडेंटिटी से ओपन करते हैं। आइडेंटिटी कहती है a स्क्वायर, तो a की जगह पे मेरे पास h है, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी कहती है प्लस 2ab प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो 7h, और 7h का ट्वाइस कितना हो जाएगा 14h। एंड देन स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। दिस h स्क्वायर एंड दिस h स्क्वायर विल बी 2h स्क्वायर। अब मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, इक्वेशन को फ्लिप कर लेता हूँ, ये पहले लिख लेता हूँ, ये बाद में लिख लेता हूँ। तो दिस विल बी 2h स्क्वायर and this will be positive 14h, this will be plus 49 equals to 529। ठीक है, इक्वेशन मैंने फ्लिप नहीं की है, मैंने सिर्फ इक्वेशन को आगे पीछे किया है, मैंने साइन नहीं चेंज कर देना। ये मत समझना कि मैंने इक्वेशन ये इधर लिया ये इधर लिया, ऐसा नहीं किया मैंने। बस मैंने राइट हैंड साइड को पहले लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिख लिया, इस तरह कर लिया मैंने। ठीक है,
चलो अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू शिफ्ट दिस 529 ऑन दिस साइड, तो दिस विल बी 2h स्क्वायर, दिस विल बी 14h, और जल्दी से जब मैं 49 दिस 529 जब यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो जल्दी से 49 माइनस 529 कितना होता है? 480. 480, तो आई विल राइट माइनस 480। और अब मुझे जरा चेक करना है कि क्या मेरी इक्वेशन बन गई है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे वो नजर नहीं आ रही, जहाँ इक्वेशन में 2 नहीं है और यहाँ 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं क्या सर करता हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे ना, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, मुझे इसको फैक्टराइज नहीं करना, मुझे सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है। तो इसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, बस मुझे सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है बस। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है वो 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो आई कैन टेक 2 कॉमन। मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूंगा पूरी इक्वेशन में से, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14, सो दिस विल बी 7h, और 2 मल्टीप्लाई बाय 240 विल बी 480, तो ये 240 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहां भेज के डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपसे वो कहते हैं ना कि शो दैट h सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, या मेक दिस इक्वेशन, या फॉर्म दिस इक्वेशन, इसमें आपको सिर्फ ये इक्वेशन बनानी होती है। इसको सॉल्व बाद में करेंगे, आगे के पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बना ली। हमने राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर वाज h, द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज वाज 23, द वैल्यू ऑफ बेस वाज h प्लस 7। h प्लस 7 कैसे पता चला? क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में कहा था द बेस is 7 सेंटीमीटर longer than its height. Longer means more, more means plus. ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग कॉमन, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, आई गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज h स्क्वायर प्लस 7h माइनस 240 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ आई कैन शिफ्ट दिस 2 ऑन द अदर साइड। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ 0। सो योर फाइनल इक्वेशन विल बी h स्क्वायर माइनस प्लस 7h minus 240, which is exactly the same equation which is given in the question. तो ये हमारा काम हो गया, हमें 4 मार्क्स मिल गए, हमने इतना काम कर दिया, हमें 4 मार्क्स मिल गए। ठीक है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना था बस। ये हमेशा आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा जिसमें आपको बोलेगा कि आपको इक्वेशन खुद बनानी है। तो आपको इक्वेशन तो वो देगा, आपको फाइनल आंसर वो दे देगा, लेकिन आपको वो इक्वेशन बना के दिखानी पड़ेगी कि हाँ यही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सर नेक्स्ट में सब्जेक्ट बनाएंगे ना h को। हाँ, नेक्स्ट में हमें एरिया लिखना है ना, बस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल के हाफ इंटू एरिया इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू Base into height. बेस इंटू हाइट, है ना? यही फॉर्मूला हमने याद किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस क्या करते हैं, बेस की जगह पे बेस की वैल्यू लिख देते हैं, और हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू लिख देते हैं। हाइट हमारे पास h ही है, और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? बेस जो है वो हमारे पास h प्लस 7 है। तो हम लोग बस सिर्फ ये करेंगे कि बेस की जगह पे बेस की वैल्यू लिख देंगे, जो कि कितनी है? h प्लस 7। ठीक है, ये वाला h पहले लिख देता हूँ, ये वाला h पहले आ गया, और ब्रैकेट में h प्लस 7 आ गया। बस ये इसका आंसर हो गया, ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई। इसको अगर तुम्हें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और कर लेते हैं। इसमें ये मैं कर लेता हूँ कि आई कैन मल्टीप्लाई दिस h, ये h को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 7h होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये एक स्टेप तुम और कर सकते हो इसके बाद। बस ये तुम्हारी एक्सप्रेशन बन गई। मैं 2 को जो है मैंने होल के नीचे लिख लिया, और इस h को मैंने इस h के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, और मैंने इसको 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मैंने एक स्टेप और कर दिया। h स्क्वायर प्लस 7h अपॉन 2 इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h फॉर द फ्यूजन। कोई चीज समझ नहीं हो तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। पार्ट 3 पे चलते हैं वरना। चलो, पार्ट 3 में हमसे कह रहा है हेंस स्टेट द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तुम्हें h की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको मैं तुम्हें दूसरे तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूँ, जो थोड़ा सा आसान है।
ठीक है, वो तरीका क्या है कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन पे फोकस करो। ये इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर प्लस 7h if I can shift this -40 on the other side, अगर ये -240 अदर साइड पे चले जाए तो क्या ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी? इसमें मैंने कोई गलत काम किया है? मैंने क्या किया, इस -240 को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे। तो अब ये देखो जरा, दिस इज h स्क्वायर प्लस 7, ये एरिया की एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन एरिया का है ना। तो यहाँ देखो h स्क्वायर प्लस 7h किसके बराबर है, किसके बराबर है? तो आई कैन राइट, आई कैन इंसर्ट दिस वैल्यू इन दिस, मैं यहाँ ये वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा तो आई कैन गेट द एग्जैक्ट एरिया, मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने वही एक्सप्रेशन लिखी, एरिया इज इक्वल्स टू, अब इन प्लेस ऑफ h स्क्वायर प्लस 7h आई विल राइट 240, तो आई विल राइट 240 and then divided by 2, so the area will be equals to, area कितना आ जाएगा, 240 divided by 2 will be 120, तो ये कितना हो जाएगा 120, और चूंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता था, जिसमें आप h की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, उसके बाद h की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते तो यही आंसर आता। काफी सारे बच्चों ने इसी तरह किया था कि फर्स्ट दे फाइंड आउट, असेसमेंट में अगर ऐसे करें तो सही होगा, वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, दोनों मेथड बिल्कुल सही है। अगर आप पहले सर ये तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना इसलिए। हाँ सर दूसरा पहला मेथड बता दें। पहला मेथड मैं बताता हूँ, पहला मेथड मैं बताता हूँ, पहले h की वैल्यू फाइंड आउट करवा लूँ फिर मैं पहला मेथड बताऊंगा। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। ये दूसरे मेथड में मैंने क्या किया, आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर प्लस 7h बाय शिफ्टिंग दिस -240 ऑन द अदर साइड। तो h स्क्वायर प्लस 7h की वैल्यू कितनी आ गई, 240, एंड आई देन जस्ट इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर प्लस 7h इन द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया। जो मैंने एरिया का एक्सप्रेशन बनाया था सेकेंड पार्ट में, तो उसमें मैंने सिर्फ h स्क्वायर प्लस 7h की वैल्यू इंसर्ट की जो कि 240 थी। 240 डिवाइड बाय 2 इज 120, सो द एरिया इज 120। इसका जो दूसरा मेथड है, एक और जो मेथड है वो मैं अभी बताता हूँ। जब मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा ना आगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो उससे भी कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते। ये तीनों पार्ट क्लियर है? चलो इनको कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मीटर था तो फर्स्ट के लिए तो h की वैल्यू निकालनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पहले h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। टू सॉल्व गिव योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखो सॉल्व का मतलब आ गया, सॉल्व का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। Since this is a quadratic equation, so we will use the very popular method, that is the formula method, to find the value of h। इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे इसको h की वैल्यू, क्योंकि फैक्टराइज इसके फैक्टर्स इतने आराम से बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आंसर डेसिमल में आ रहा है। उसमें तुम्हें आखिर में खुद ही बता दिया डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो डेसिमल में बनेंगे। तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, वो हम फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है। a क्या होता है, a इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर। h स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, h के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है। c की वैल्यू है -240। यू हैव टू राइट द साइन एज वेल, आप साइन का भी ख्याल रखते हो। उसके बाद यू जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला। सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, सो वी विल राइट h इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या मुझे कोई फॉर्मूला सुना सकता है? -b था, उसके बाद क्या था? प्लस माइनस, जबरदस्त, आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, जबरदस्त, और अपॉन 2a। चलो अब जल्दी से वैल्यूज पुट करो इस पे, जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे आंसर बताओ। एंड दिस विल बी प्लस माइनस, this will be square root, 7 square will be 49, so I will just write directly 49, and then there is a minus 4 AC, so I will write -4, in the bracket I will write 1, and then the value of C is -240, so I will write -240 in place of C, and then I will close the bracket. This will be the square root sign divided by 2a. The value of a is 1, so 2 multiplied by 1 will be 2, so I'm writing directly 2.
नाउ यूज योर कैलकुलेटर्स टू फाइंड द वैल्यू। जल्दी से मुझे कैलकुलेटर यूज करके बताओ। ये 7 हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस माइनस, और ये इसका जो है ना पूरा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी पॉजिटिव, तो 4 को 240 से मल्टीप्लाई कर लो। व्हेन 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 240 कितना आंसर आएगा? 960। और 960 में फिर मैं 49 को ऐड कर देता हूँ, तो आई विल गेट 1009। 10। ठीक है, और फिर डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लो। सिंस ये कैलकुलेटर अलाउ है, तो स्क्वायर रूट जब आप निकाल लोगे डायरेक्टली, तो ये क्या आ जाएगा? 31.76। 31.76। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि हम लोग के पास कैलकुलेटर है, वी कैन यूज कैलकुलेटर, तो स्टेप एक स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम आई कैन राइट पॉजिटिव 31.6, 31.76। अरे पॉजिटिव का आंसर आ रहा है 8.88। 8.88 जी, दोबारा चेक करो जरा, ये -7 है। माइनस में नहीं लगा Like रहा not- था। तो ये -31.76 हो गया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो मेरे ख्याल से एक आंसर जो है वो आपके पास एच का आ रहा है 12.8 आ रहा है शायद, देख के बताओ मुझे। 12.4 आ रहा है। 12.38 सर। 12.38 आ रहा है ना, तो वो हमसे कह रहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो एक आंसर मेरे पास आ जाएगा 12.4, और दूसरा आंसर बता दो जल्दी से कितना आ रहा है। दूसरा आंसर -7 -31.76 19.38 19.38 है, इसको भी राउंड ऑफ कर दो क्योंकि इसने बोला है ना करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -19 ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो these are the two answers, these are the two values of h. The first value is 12.4 and the other value is -19.4. Since the height cannot be negative, height तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? वी विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू। हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो वी विल टेक दिस वैल्यू पॉजिटिव। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h is 12.4. We will use this value to find the value. अब हम ट्राइंगल का पेरीमीटर भी निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों साइड्स का सम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स में एक h है, एक 23 है और एक है h + 7। तो वी विल राइट दीज थ्री। पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 23 प्लस h plus h plus 7, and we will just put the value of h which is 12.4. 12.4 क्यों आई? क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज हाइट कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू है हमारे पास 12.4, तो यू विल यूज द वैल्यू 12.4, 23 प्लस 12.4 और प्लस 12.4 दोबारा और प्लस 7। जल्दी से मुझे ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। So 54.8 54.8। ठीक है, तो 54.8 इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। अब तुम लोग कह रहे थे ना कि सर वो सेकंड मेथड कौन सा है, तो वो सेकंड मेथड, अब तुम्हारे पास h की वैल्यू आ गई ना, तो तुम जल्दी से एरिया भी निकाल सकते हो h की वैल्यू से। वो हम वो भी निकाल के चेक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था? एरिया क्या था? एरिया की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी? a इज इक्वल टू हाफ h और h + 7 ऐसी थी ना। मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ जल्दी से h की वैल्यू यूज कर लो 12.4। देखो यही आंसर आएगा 120। ये मैंने एक्सप्रेशन कहाँ से लिखी है? मैंने एक्सप्रेशन यहाँ से लिखी है ये वाली। हमने एरिया की एक्सप्रेशन निकाली थी ना, हाफ h और h + 7। तो अब यहाँ जल्दी से h की वैल्यू यूज कर लो 12.4 और मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाफ और ब्रैकेट में 12.4 हो जाएगा, और जब मैं h इसमें 12.4 में 7 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 19.4 हो जाएगा। अब यूज करो कैलकुलेटर और ये सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो ये सेकंड मेथड है जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं। आ रहा है जब तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम एरिया 120.3 आ रहा है। तो दोनों से जो है वो हमारे पास
तो दिस इज द सेकंड मेथड, ये हमारे पास सेकंड मेथड है, ठीक है। आप उससे भी एरिया निकाल सकते हो और आप इस मेथड को